भाई? यस सर। रिक्वेस्ट रिस्पांस वाला ऊपर में था, स्टार्टिंग में जो अपन पढ़े थे, ये वाला। एक बार इसको थोड़ा सा फिर से इसलिए दिखा रहा हूँ। रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल में क्या हो रहा था कि अपन रिक्वेस्ट करते जाते हैं, सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करते जाता है। इसमें HTTP का मेन रोल रहता है, इसमें भी HTTP का रोल रहेगा। किसमें? वेब सॉकेट कम्युनिकेशन API वाले मॉडल में। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहला बात, वेब सॉकेट ये जो है, इसका पहला पॉइंट ये है कि बाई डायरेक्शनल है, फुल डुप्लेक्स है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में है। ठीक उलट है, किसके ठीक उलट है? रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के। तीसरी बात ये भी बोल रहा है कि वेब सॉकेट जो है, इसमें सबसे पहले कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है कि अपन सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन अपना सर्वर के साथ में स्टार्ट हो जाता है। ये जो रिक्वेस्ट है, इसी रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं वेब सॉकेट का हैंडशेक, मतलब हाथ मिलाना जिसको बोलते हैं ना। तो वेब सॉकेट का एक हैंडशेक नाम की टर्म है जिसको अपन रिक्वेस्ट बोल रहे हैं। ये HTTP के द्वारा, मतलब इंटरनेट में जो आपका वेब पेज होता है उसके द्वारा आप रिक्वेस्ट को भेज देते हैं। भेजने के बाद में सर्वर अगर वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता होगा तो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे ही कनेक्शन सेटअप हो जाता है एक बार क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो डाटा मैसेज टू ईच अदर इन फुल डुप्लेक्स मोड जो है वो चालू हो जाता है। मतलब फुल डुप्लेक्स में आपका जो कम्युनिकेशन है वो चालू हो जाएगा। वेब सॉकेट API रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक, इसकी वजह से जो नेटवर्किंग की ट्रैफिक होती है वो कम हो जाती है। नेटवर्क ट्रैफिक किसको बोलते हैं अपन? जब एक ही कनेक्शन को अपन बार बार क्या करते हैं, आप सर्वर को बार बार एक ही चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्वर के पास में मल्टीपल रिक्वेस्ट जाते रहती हैं। इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आप लोग 6 लोग हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे जाके बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, रोल नंबर डाल के देखने की कोशिश कर रहे हो। आ रही बात समझ में? तो यस सर। 6 लोग अगर 6 बार रिक्वेस्ट करेंगे तो 6 छक्का 36 हो जाएगा वो। लेकिन वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स में यहाँ जो एक और इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है कि वेब सॉकेट API रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक, ये कैसे कम हो जाता है? ये एक बार आपने रिक्वेस्ट किया तो उसको मालूम चल गया कि सामने वाले की रिक्वेस्ट क्या है, तो भले वो थोड़ा सा टाइम लगा के देगा, सर्वर से रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे जाके अगर वो सामने वाले के पास में, सर्वर के पास में वेब सॉकेट प्रोटोकॉल है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्पॉन्स है भले थोड़ी देर से आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। एंड द लेटेंसी एज देयर इज़ नो ओवरहेड फॉर द कनेक्शन सेटअप। अब भाई बार बार आपको कनेक्शन, मतलब अगर डिस्कनेक्ट भी अगर आप हो गए हो तो भी से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो कनेक्शन बन जाएगा, फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो इस आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे जा चुकी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वजह से नेटवर्क ट्रैफिक भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वेब सॉकेट इज़ सूटेबल फॉर IoT एप्लीकेशन दैट हैव लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स, जिसमें लेटेंसी की ज़रूरत जो है वो कम हो और बहुत अच्छा हाई थ्रूपुट हो, ऐसी जगह पे ऐसे IoT सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो वेब सॉकेट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर IoT कम्युनिकेशन API फॉर IoT सिस्टम। तो IoT सिस्टम में IoT कम्युनिकेशन जो है सबसे क्या है, बेस्ट सूटेबल है ये। समझ गए? यस सर। अब इस डायग्राम को भी थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया मैं यहाँ पे। जैसे ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, क्या क्या काम होगा? रिक्वेस्ट टू सेटअप वेब सॉकेट कनेक्शन सबसे पहले काम होगा। फिर इसी को अपन बोलेंगे इनिशियल हैंडशेक, या इसी को क्या बोलेंगे, वेब सॉकेट का हैंडशेक। ये किसके तो ऊपर में होगा? इंटरनेट में जो HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, मतलब ये जो वेब पेज में अपन एड्रेस लिखते हैं उसके थ्रू होगा। सर्वर यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। फिर डेटा फ्रेम जाएगा, डेटा फ्रेम आएगा, डेटा फ्रेम जाएगा, डेटा फ्रेम आएगा, कनेक्शन क्लोज करेंगे, अपन ही रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हो गया अपना काम, लॉगआउट करना है या बंद करना है जो भी, तो यहाँ से कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। एकदम ईजी एंड सिंपल है वेब सॉकेट का कम्युनिकेशन API मॉडल। समझ में आ गई बात? यस सर। कोई सवाल फिज़िकल और लॉजिकल डिज़ाइन में? खुशबू, एनी क्वेश्चन? खुशबू ला आवाज़ आते का? कमल, कोई सवाल नहीं कर रहा यार, तो बहुत दिन हो गए। हाँ जी, एक बात का जवाब दीजिए आप सबके सब। कल मैं छुट्टी कर रहा हूँ,
फ्राइडे मैं कल रायपुर जाने वाला हूँ इसलिए। फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ आईओटी जो है ये हम लोग का अगला टॉपिक है, और कम्युनिकेशन मॉडल्स जो है ये हमारा उसके बाद का टॉपिक है। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट इतना पढ़ने का क्या मतलब हुआ, हम लोग इसको इतना डिटेल में पढ़े है ना। तो अब देखिए क्या फ़ायदा होता है भी पता चलेगा। ये आईओटी के क्या लिखे हुए हैं, कम्युनिकेशन मॉडल्स, यही आपके कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, ठीक है, समझ गए। यस सर। और फंक्शनल मॉडल जो है, फंक्शनल ब्लॉक भी तो इसी में था। हाँ इसी में डायग्राम में था, और मैं आप लोग को बोला भी था कि ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, उस दिन मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा था ना। सो दैट वाज फंक्शनल मॉडल। तो सिलेबस के पॉइंट से अपन ने उसको पढ़ा था, और वो आपका इसी में दिया हुआ है फंक्शनल मॉडल, जिसमें ये है आपका फंक्शनल मॉडल, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, यही आपका फंक्शनल मॉडल का डायग्राम है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हो सकता है बुक वाला भी यहीं से डायग्राम उठाया हो, मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक भी यहाँ पे पढ़ते ही साथ ख़त्म होते हैं, फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ आईओटी एंड कम्युनिकेशन। तो इसको पढ़ने के लिए जो पिछला लेक्चर था वो आप वहाँ से भी जाके उसको रिवाइज कर सकते हो। अब आता है लास्ट टॉपिक, डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन आईओटी। आईओटी में डेवलपमेंट कौन कौन से, मतलब डेवलप करने के लिए, आईओटी के एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स जो हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो इस टॉपिक के साथ में ये यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने बोला था, कल तो आप लोग की छुट्टी है, चांदी हो गई। सैटरडे को मेरे को इसका पूरा एक एक पॉइंट का नोट्स चाहिए सभी की कॉपी में, पीडीएफ पहुंच जाना चाहिए बिना बोले, बिना देर किए क्लास के पहले। सैटरडे को 7 बजे के पहले तुमेंद्र को मिला के सबका नोट्स जो है पहुंच जाना चाहिए। एनी डाउट इसमें होगा भी तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैं सैटरडे से क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा उसको, एकदम क्लियर कट बता दे रहा हूँ मैं। चलो शुरू करें। यस सर। तो आईओटी डेवलपमेंट टूल्स, आईओटी डेवलपमेंट टूल्स करने से ये पहला आर्डुइनो नाम का चीज़ तो आना ही था। आप लोग सिलेबस को ध्यान से देखते भी हैं हमेशा। हम लोग का जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस, हम लोग आईओटी के एप्लीकेशंस को किसी एक टूल के द्वारा बना सकते हैं। अब ये टूल होता क्या है, पहले तो उसको समझा देता हूँ मैं। देखिए, सॉफ्टवेयर की परिभाषा कोई बताएगा मेरे को एक बार प्लीज़, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? हैं जी, जल्दी से, खुशबू आप बताइए। तुम्हें आप बताओ। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है क्या? आंसर थोड़ा जल्दी। व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? भूल गए। कमल तू बता तो यार, सॉफ्टवेयर क्या होता है? यार याद नहीं मेरे। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ये तो बोलते हैं ना अपन। क्यों चंचल? यस सर। सिंपल डेफिनेशन है। अगर दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाऊँ मैं सी में, a प्लस बी इज़ इक्वल टू जो भी हो, c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, अगर मैं ऐसा एक प्रोग्राम बनाता हूँ सी के कंपाइलर में, तो एक प्रोग्राम को क्या हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं? थोड़ा जल्दी आंसर करिए, हाँ नहीं बस बोलना है आपको। नहीं सर। ठीक है, किसको अपन सॉफ्टवेयर बोलेंगे फिर? सर प्रोग्राम के कलेक्शन को। प्रोग्राम के कलेक्शन को। तो मान लीजिए किसी प्रोग्राम में एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो रहा है, कैलकुलेटर जैसा, एडिशन भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब होता है, ये सब अपन अगर कर रहे हैं तब इसको सॉफ्टवेयर बोल सकेंगे अपन कि नहीं बोल सकेंगे? तब भी बोल सकेंगे सर। ठीक, मतलब एक से ज़्यादा काम होना चाहिए, है ना। ओके, अब आते हैं, एक काउंटर नाम की चीज़ आती है बाज़ार में,
छोटा सा घड़ी जैसा रहता है काउंटर। काउंटर में क्या सिर्फ एक ही प्रोग्राम रहेगा, मतलब आप इसके बटन को जैसे जैसे दबाते जाते हैं ना तो ये 1 2 3 इस तरीके से काउंट करते जाता है। जितनी बार आप बटन दबाते जाएंगे काउंटिंग करते जाएगा। इसमें एक रीसेट नाम का बटन भी रहता है, जैसे आप रीसेट दबाएंगे तो फिर से 0 पे सेट हो जाता है। तो ये काउंटर में क्या सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, और भी प्रोग्राम रहते हैं कि नहीं इसमें रहते हैं? कर रहते हैं। है ना, मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा चिप जिसमें सिर्फ काउंटिंग करने का दिया हो, तब भी से अपन उसको क्या बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर इस पर डला है बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। कुल मिला के अपने को ये समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है अपने को, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स टाइप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास में कहीं ना कहीं सी प्रोग्रामिंग का कोई ना कोई टूल दिखाई दे जाएगा। आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, यहाँ पे जैसे पहला है गिटहब, ग्ली, कोड पेन, बडी, एटम, बूटस्ट्रैप, HTML5 बिल्डर। HTML तो आप लोग ने पढ़ा ही है ना। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, सी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, तो सी में अगर आपको प्रोग्रामिंग करके कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये सारे आपके क्या हैं, टेस्ट कवरेज टूल हैं, प्रोफाइलर टूल है, स्माइल डिफरेंसर है और वगैरह वगैरह है ना। अब हम लोग ने देव C++ देखा है। देव C++ क्या है, एक क्या है, प्रोग्रामिंग का टूल है ना। इसके द्वारा भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सिमिलरली अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्डिनो पढ़ रहे हैं, तो आर्डिनो को हम लोग बाद में देखेंगे या IoT को अपन बाद में देखेंगे। दुनिया में जितने भी जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर या .NET सॉफ्टवेयर टूल टाइप करूँगा मैं, तो अब ये .NET किसका है, प्रोप्राइटरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम आएगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का नाम आएगा। .NET सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी टाइप कर देते हैं यहाँ पे, डेव टूल भी शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे 14 लेटेस्ट .NET डेवलपर टूल्स में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, क्या, ताकि आप ये समझो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्टोपस इज़ ओनली माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर टूल फॉर .NET डेवलपर्स। अगर आप एक .NET के डेवलपर बन जाते हो तो आप ऑक्टोपस नाम का माइक्रोसॉफ्ट वेब डेवलपर टूल इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका खुद का आता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, उसको बोलते हैं अपन। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है ये तो मानव संसाधन विकास जो भी है, MSDV, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ये सबसे बेहतरीन IDE और पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक टूल होता है। इतना बड़ा होता है कि इसमें आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी था। तो अब अपन वापस चलते हैं किस जगह पे, हम सर्च किए थे यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन IoT। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जिसके द्वारा आप IoT को बिल्ड कर सकते हो। अब सवाल आता है कि आप इसमें लिखोगे क्या, तो इसमें आपको ये लिखना है कि ऐसे एप्लीकेशन टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर के टूल्स जिसके द्वारा IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ों को बनाया जा सके, ऐसे टूल्स को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेवलपमेंट टूल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट में लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से लिस्ट हैं। इसमें नंबर 1 पे कौन सा है, आर्डिनो। तो आर्डिनो क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अटैच करके कुछ ना कुछ बढ़िया क्रिएटिव बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, पाइथन का जो हम लोग ने सब्जेक्ट पढ़ा है, आप उसमें भी चाहो तो प्रोजेक्ट कर सकते हो, चाहो तो IoT में भी एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा भी है कि आप जैसे छोटे मोटे स्मार्ट नाइट लैम्प फॉर किड्स बना सकते हो। और मैंने आपको पहले भी YouTube में ले जाके दिखाया है कि कई लोग इसको बना के इस तरीके का चलाते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल एक आर्डिनो प्रोजेक्ट अगर टाइप करोगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएंगे। इमेजेस में ही जाओगे तो आप नॉर्मली इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, लाइटिंग वाइटिंग का कुछ बनाते रहते हैं इस तरीके का। तो आपको एक बोर्ड ख़रीदना पड़ेगा, बोर्ड ख़रीदने के बाद लाइट ख़रीदनी पड़ेगी, इस तरीके की LED लाइट। और इसमें एक USB दिया रहता है, आप अपने कंप्यूटर से सीधा इसको USB को जोड़ोगे
प्रोग्राम को इसमें अपलोड करोगे, जो प्रोग्राम आपने अपलोड किया लाइट उस तरीके से बंद चालू करना है। या इसमें ये तो छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, बड़े बड़े जैसे आपको रोबोट का हाथ उठाने जैसा काम भी करवाना है ना, या पूरा का पूरा कंप्यूटर भी बनाना है, इस तरीके का ऑल डायरेक्शनल रोबोट बनाना है, इसका एप्लीकेशन इंटरफेस बनाना है, आप यहाँ तक भी जा सकते हो चाहो तो। बट अभी आप लोग बेसिक सीखोगे तो बेसिक से ही चालू करेंगे अपन, लाइट को चालू बंद करना तो सीख जाएंगे कम से कम। कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपने सी में बनाया था, उस कैलकुलेटर का प्रोग्राम को अगर आप एक एलसीडी पैनल ख़रीद के इस तरीके से चलवाना चाहते हो, कोई गेम डेवलप करना चाहते हो, तो ईजिली इसमें डेवलप कर सकते हो। किसमें? आर्डिनो में। तो ये तो सिर्फ एक पहला टूल का नाम है आर्डिनो। तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि कम से कम इसमें और भी कुछ जो नाम है, जैसे इक्लिप्स है, इसके द्वारा आप HTML और जावा के भी बना सकते हो, किनोमा हो गया, और जो भी नाम है कम से कम 10-15 नाम यहाँ से चुन लेना, 10 नाम कम से कम चुन लेना, ताकि इसके बारे में आप लोग लिख सको। आया समझ में? यस सर। वो जो एप्लीकेशंस हैं उसको डिटेल में लिखेंगे, सिर्फ नाम ही लिख देंगे? नाम लिख के कम से कम 2 शब्द तो इसके बारे में आपको कहना पड़ेगा। ये 2 शब्द हैं कि आर्डिनो जो है ओपन सोर्स है, ईजी टू यूज़ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट इज़ बोथ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स IDE, मतलब इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी रहता है और इसके साथ साथ हार्डवेयर भी आते हैं। और इसकी खुद की जो वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे सिर्फ आर्डिनो टाइप करोगे, अभी तो मैंने आर्डिनो प्रोजेक्ट टाइप किया था, सिर्फ आर्डिनो टाइप करोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहीं से जाके बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हो, बना भी सकते हो, और चाहो तो ख़रीद भी सकते हो। और फर्स्ट यूनिट ख़त्म करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट ऑफ मॉड्यूल लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस IoT एप्लीकेशंस। आपने बहुत सारे IoT के एप्लीकेशंस पढ़े, प्रोटोकॉल्स पढ़े, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह पढ़े, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक्नॉलेजमेंट देना ज़रूरी है, इसलिए कमल बोलेगा आया कि नहीं आया समझ में। यस सर। अब आती है रिधिमा की बारी। अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT डिवाइसेस। हम लोग ने IoT के बहुत सारे डिवाइसेस की लिस्ट बनाई और देखे कि IoT के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती है। ठीक है रिधिमा? रिधिमा आउट ऑफ कवरेज एरिया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अपन पढ़े नो अबाउट फिजिकल डिवाइस, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है पूरा, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन। उसके बाद फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ IoT एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट यूनिट। ठीक है खुशबू, पेरितोष? यस सर। यस सर। अब सेकेंड यूनिट जब अपन पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसमें क्लोज लूप और फीडबैक और लूप सिस्टम पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर्स इन द IoT प्रोसेस फ्लो, TCP IP वर्सेस OSI मॉडल। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग पढ़ोगे आप लोग, उसमें भी मिलेगा। और वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी। तो फर्स्ट यूनिट में जो चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्टरी पढ़े हैं, अब उसी का थोड़ा सा डिटेल इसमें बढ़ते जाएगा। IoT का सेकेंड यूनिट में थिंग्स एंड कनेक्शन नाम का यूनिट है ये, इसके कंप्लीशन में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम विथ फीडबैक लूप, दैट इज़ थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा, कनेक्टिविटी मॉडल्स। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सवाल अगर मन में आ रहा हो तो बोल दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं इसको पढ़ा। सवाल का मतलब क्यूरियोसिटी वाला, क्यूरियस वाला कोई सवाल हो किसी का? हाँ जी सर, ये इस फीडबैक लूप क्या है? पढ़ेंगे ना यार उसको, क्लोज लूप पढ़ेंगे, फीडबैक पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। एक तो सीक्रेट वाला आपको मैं योर IoT डिवाइस मे बी स्मॉलर देन अ कॉइन ऑफ और लार्जर देन अ रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आपको मैं ना एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल जो है वो आपने, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम एक डोर का है। इस डोर में या तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा या तो फिर आपको एक की दी जाती है। ये दिख रहा है कुछ थोड़ा सा कॉइन सा, ये कॉइन जैसी चीज़ दिखने वाली चीज़ RFID होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ID।
इसका काम ये होता है कि इससे एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, जिस सिग्नल को इस डोर के सामने में जो मैकेनिज़्म लगा है ये पढ़ लेता है, और पढ़ने के बाद में एग्जैक्टली वही चीज़ जो अपन यहाँ से मैनुअली करते हैं इसको ऑटोमेटिक करता है। तो जब मैं काम किया करता था एक ऑफिस में एमओडी के, वहाँ पे हम लोगों को ये फैसिलिटी मिली हुई थी कि वहाँ पे बहुत सारे डोर होते थे, तो हम कहीं पे भी जाते थे तो वहाँ पे डोर लॉक्स होते थे और हमको ये पास होता था, जिसके पास ये पास होता था केवल वही जा सकता था। और शर्त ये थी कि हमारे बिना हम मतलब जो कि हमको किसी को नहीं देना है, ये हम अपने पास में रखते थे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, हर किसी की आईडी जनरेट हो जाती है, और ये जो पर्टिकुलर आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं से कंप्यूटर, और कंप्यूटर से फिर नेटवर्क, और नेटवर्क से फिर इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड होता था, ताकि हमारी जैसे ही अंदर जाने की सूचना है वो वहाँ के डाटाबेस में स्टोर हो जाए कि कौन आया कौन गया, उससे अपने को पता चल जाता था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दिया आपको क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है कि योर IoT डिवाइसेस में बी स्मॉलर देन अ कॉइन, लार्जर देन अ रेफ्रिजरेटर। आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर है वो फ्रिज के साइज़ का है, तो जिसको हम लोग फ्रिज के नाम से जानते हैं, उससे काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। इट मे परफॉर्म अ सिंपल सेंसिंग फंक्शन एंड सेंड रॉ डेटा बैक टू अ कंट्रोल सेंटर। तो ये एक छोटा सा सिंपल सेंसिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, और जो कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ पे डेटा को भेज देता है, जो भी उसने डेटा को प्राप्त किया उस डेटा को भेज देता है। इट मे कंबाइन डेटा फ्रॉम मैनी सेंसर्स। हो सकता है कि बहुत सारे सेंसर्स से ये डेटा को ले, परफॉर्म डेटा एनालिसिस, उसके बाद डेटा का विश्लेषण करे, देन टेक एक्शन, उसके बाद में फिर कोई ना कोई एक्शन ले। मतलब पहले डाटा को कलेक्ट कर ले बहुत सारे सेंसर से, फिर डेटा एनालिसिस करे, उसके बाद में फिर एक्शन ले। इसके अतिरिक्त एडिशनली योर डिवाइस कुड बी रिमोट एंड स्टैंड अलोन और बी को लोकेटेड विद इन अ लार्जर सिस्टम। इसके अतिरिक्त आपकी डिवाइस जो है वो हो सकता है कहीं रिमोट डिवाइस पे हो, या फिर स्टैंड अलोन हो, या फिर किसी न किसी बड़े सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ हो। आई बात समझ में? ओके। तो रिगार्डलेस ऑफ द फंक्शन, इन्वायरमेंट और लोकेशन, तो अगर आप इसके कार्य को छोड़ दो, वातावरण को छोड़ दो और जगह को छोड़ दो, योर IoT डिवाइस रिक्वायर्स 2 कंपोनेंट्स। एक IoT डिवाइस में 2 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। पहला ब्रेन और दूसरा कनेक्टिविटी। क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से इसको नोट करके रख लीजिए दिमाग में, यही हमारा मेन थीम है पढ़ने का आज। 2 चीज़ें होनी चाहिए IoT में, पहला उसका ब्रेन और दूसरा उसका कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के बारे में क्या हम लोग पढ़े हैं पहले? कोई बताएगा मुझे? परितोष बताइए, कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं? सर वो कनेक्ट रहता है ना, डेटा फिर कलेक्ट होके जाता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। सर कनेक्टिविटी मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होके डाटा को सेंस करके वो कंट्रोल सिस्टम तक भेजेगा, मतलब जो हम लोग प्रोटोकॉल्स में पढ़े थे। एग्जैक्टली ये सुनना चाह रहा था मैं। परितोष अपना आंसर थोड़ा ठीक से दीजिए अब। सर सेंसर से मिलकर डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सिस्टम में सेंड करते हैं। कमल, कनेक्टिविटी क्या होती है IoT में? बहुत सारे डिवाइस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इन डिवाइसेस के ये जो डिवाइसेस होते हैं डाटा कहाँ से लेते हैं? रिसोर्स से। हाँ, थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ चल रहा है। खुशबू आप बताइए, IoT की कनेक्टिविटी क्या होती है? सर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होके सेंसर और एक्चुएटर ऐसे कुछ है सर, और डाटा हब से डाटा लेके आगे भेजते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। और रिसोर्स का इसमें क्या योगदान है जो कमल बोल रहा है? आप ही बताओ खुशबू। पता नहीं सर। रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें क्या करना है ये चीज़ें लिखी होती हैं। सेंसर्स का काम होता है डेटा को उठाना। IoT की कनेक्टिविटी का अर्थ ये होता है कि सेंसर से डाटा उठा, डाटा हमें प्राप्त हुआ,
उसके बाद में फिर डाटा हब से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, डाटा हब का ये काम होता है ना, पूरे डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड है उसको कनेक्टेड करके रखो। फिर कौन सा डिवाइस में डाटा आ रहा है वहाँ से डाटा को लेना, रिसोर्सेज के साथ मैच करना कि इसके लिए कौन सा प्रोग्राम, कौन सा एप्लीकेशन को रन करना है और काम को ख़त्म कर देना। ये होता है कनेक्टिविटी का पूरा मतलब। तो हम लोगों ने कनेक्टिविटी फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आप उसको फिर से रिवाइज करके एक पैराग्राफ में अगर समझाने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा जैसा भी हो रहा है। सो इट इज़ मतलब उसके लिए अपने ने 7-8 लेक्चर किए तो उसको एक लेक्चर में बोलना या एक पैराग्राफ में बोलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट स्टिल कनेक्टिविटी का मतलब सभी ने बहुत अच्छा बताया। पेरितोष ने भी अच्छा बताया, रिदिमा तो खैर अभी मौन व्रत रखी है, चंचल भी और खुशबू भी और कमल भी, ठीक है। दूसरी चीज़ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन। द ब्रेन प्रोवाइड्स लोकल कंट्रोल। तो आईओटी का लोकल कंट्रोल के लिए हमारे को क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए और डिसीजन मेकिंग। इसमें जो डिसीजन लेने का काम होगा वो ब्रेन के द्वारा होगा। योर डिवाइसेस फंक्शन विल डिटरमाइन द साइज एंड कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेन कंपोनेंट। आपके डिवाइस का फंक्शन, आपके डिवाइस का कार्य यही निर्धारित करेगा कि आपके ब्रेन कंपोनेंट की साइज़ और कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता क्या क्या होगी। कनेक्टिविटी इज़ नीडेड टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल कंट्रोल। कनेक्टिविटी जो है हमेशा बाहरी नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द एनवायरनमेंट एंड लोकेशन ऑफ योर डिवाइस विल डिटरमाइन हाउ इट कनेक्ट्स। और किस तरीके का वातावरण और लोकेशन आप निर्धारित कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी कनेक्टिविटी होती है। अब ब्रेन ऑफ IoT डिवाइस अपन किसको बोलते हैं? योर IoT डिवाइस विल मोस्ट लाइकली यूज़ अ माइक्रो कंट्रोलर एज इट्स ब्रेन। इसमें माइक्रो प्रोसेसर की जगह माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, CPU बोलते हैं, वैसे ही एक IoT डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जैसे हम लोग आर्डिनो आगे देखने वाले हैं। थिंक ऑफ एन माइक्रो कंट्रोलर एज ए स्मॉल कंप्यूटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर कोर। आप ये भी सोच सकते हो कि मान लीजिए कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या है? एक तरीके से कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, स्मॉल कंप्यूटर है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर कोर लगा हुआ है। इसमें मेमोरी भी लगी है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। द माइक्रो प्रोसेसर कोर ऑफ योर माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही माइक्रो प्रोसेसर कोर जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंट्रोलर या CPU बोलते हैं। किसका? IoT का। इट हैंडल्स ऑल द नंबर ऑफ क्रंचिंग एंड लोकल डेटा मैनिपुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसी माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा आपकी क्रंचिंग हो गया और लोकल डेटा मैनिपुलेशन हो गया और डिसीजन मेकिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। द मेमोरी इंक्लूड्स रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में रैम होती है, रोम होता है। रोम में क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होंगे, ये हम सभी को पता है। जैसे आपके पास में एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसमें एक एंड्रॉयड का फ़ोन जो है रोम में डला हुआ है, जिसको आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। रैम क्या करता है? डाटा को रिसीव करेगा और जितने प्रकार के भी काम होंगे, क्रंचिंग का मतलब जितने प्रकार के भी काम चल रहे हैं उसको यहाँ पे क्रंचिंग लिख दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और क्रंचिंग का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड अपन देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। द फाइनल माइक्रो कंट्रोलर कॉम्पोनेंट द इनपुट आउटपुट पार्ट्स। इनपुट आउटपुट पार्ट्स मतलब जिसके द्वारा आप इनपुट देने का काम करोगे और आउटपुट लेने का काम करोगे। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो है, यहाँ पे पोर्ट्स है, मैं पार्ट्स बोल दे, सॉरी फॉर दैट। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में आपको एक सर्किट जो है आर्डिनो का पहले से ही दिखा देता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें अपने को क्लियर रहेंगी। यहाँ पे मैं पार्ट्स भी टाइप कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एक इमेज के द्वारा इसको समझा देते हैं आपको अभी से। तो ये जो यूनिट है ना काफ़ी आसान हो जाएगी आपकी। जैसे ये दिया हुआ है डायग्राम में, इसमें लिखा है रीसेट स्विच है, USB कनेक्टर है। तो USB कनेक्टर के थ्रू आप क्या करोगे? इनपुट देने का काम करोगे। USB इंटरफेस की चिप लगी हुई है, कहीं ना कहीं आपको माइक्रो कंट्रोलर भी दिख जाएगा। दिख रहा है माइक्रो कंट्रोलर मतलब IC दिख गया। और इनपुट देने के लिए आप एनालॉग के इनपुट पिंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जैसे वेट मशीन को जोड़ना है, डिजिटल वेमेंट मशीन मतलब वही तराजू बनाना है आपको, तो आप इसके द्वारा बना सकोगे। आउटपुट की पिंस लगी रहती हैं ताकि आप LED वगैरह जला सको। यहाँ पे रीसेट स्विच भी दिया है, इसको पूरा का पूरा अपन फिर से क्या कर सकते हैं? रीसेट कर सकते हैं। और इसमें एक जो LED दिया रहता है कि चालू हो रहा है कि बंद हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो यूनो जो है ये कंपनी है, और एक मिंडा नाम की भी कंपनी है जो लाइट्स वगैरह बनाती है। आप लोग ने देखा होगा कभी कोई अगर पार्ट लेके आते हो गाड़ी का तो यूनो मिंडा लिखे रहता है उसमें, ये वही वाला यूनो कंपनी है। तो हम लोग जब भी आर्डिनो का वो मंगाएंगे, बोर्ड वगैरह मंगाएंगे, तो इसी ब्रांड का मंगाएंगे अपन मार्केट से। आगे बढ़ते हैं। तो मे बी आइदर डिजिटल और एनालॉग। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हैं वो डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं। द इनपुट पोर्ट्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम सेंसर्स। इनपुट पोर्ट्स जो हैं वो सेंसर से डेटा कलेक्ट करते हैं। while the output supports any necessary actuation
और लोकल कंट्रोल इन द IoT डिवाइस। और जो आपकी आउटपुट सपोर्ट है वो क्या करता है, जितना भी एक्चुएशन का काम करने हैं वो करेगा। कोई सवाल? ये डायग्राम है इसका। कंप्यूटर से कंट्रोल सिस्टम दो ही चीज से बना है ना मिलकर, ब्रेन और कनेक्टिविटी। IoT का जो सिस्टम है, IoT जो सिस्टम है, IoT बोलना चाहिए खाली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स दो चीज़ों से बना है, ब्रेन एंड कनेक्टिविटी। इसमें हम लोगों ने कनेक्टिविटी पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें सारे प्रोटोकॉल्स, सारे IoT के डिवाइसेज जिसमें लोरा वैन और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं ब्रेन। तो ब्रेन में सबसे पहला जो टॉपिक था, दिस इज़ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ IoT, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी बोलेंगे या फिर इसी को ब्रेन भी बोलेंगे। तो एक माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी दो प्रकार की, रोम और रैम, और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ये वही आर्डिनो बोर्ड का लॉजिकल डायग्राम है। ये फिजिकल डायग्राम है एंड दिस इज़ लॉजिकल डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में, दिस वन यू हैव टू मेक इट। अब माइक्रो कंट्रोलर आगे हमारा अगला टॉपिक है। नाउ माइक्रो प्रोसेसर टाइप में अगर मान लीजिए किसी माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? टू डिटरमाइन विच माइक्रो कंट्रोलर टू यूज़ फॉर एन IoT एप्लीकेशन यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर टाइप, ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर टाइप वाला माइक्रो कंट्रोलर बोलेंगे। हाउ फास्ट योर ब्रेन नीड्स टू थिंक, क्लॉक स्पीड। मतलब आपके दिमाग को किस स्पीड से सोचना चाहिए? क्लॉक स्पीड से। क्लॉक स्पीड का मतलब समझते हो? मैं इधर बोला और फट से जवाब आया, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड। एंड हाउ मच इन्फॉर्मेशन इट कैन हैंडल, डेटा इनपुट आउटपुट बस साइज। तो आपका दिमाग कितना स्पीड से सोच सकता है, तो क्लॉक स्पीड की ज़रूरत है हमको। और डाटा को आप हैंडल करोगे तो किसके द्वारा हैंडल करोगे? डाटा इनपुट आउटपुट बस से हैंडल करोगे, तो उसकी साइज है ना। डिटरमाइंस द माइक्रो प्रोसेसर टाइप, मतलब क्लॉक स्पीड और डेटा इनपुट आउटपुट बस साइज, ये दो चीज़ें निर्धारित करती हैं माइक्रो प्रोसेसर के टाइप की। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, ये नॉर्मल जो प्रोसेसर रहता है वैसी टाइप। किसी भी प्रोसेसर की स्पीड दो चीज़ों पे निर्धारित होती हैं, दो चीज़ों पे निर्भर करती हैं। एक उसकी क्लॉक स्पीड पे, दूसरा उसके इनपुट आउटपुट बस साइज़ पे। बस यहाँ पे किसको बोल रहा है? जो केबल्स, तार वगैरह दिखती है ना अपन, यहाँ पे अगर आप इसको टाइप करोगे तो आपको पूरा सर्किट दिखेगा, अच्छा लंबा चौड़ा। मैं आपको एक बढ़िया रिजोल्यूशन वाली इमेज दिखा देता हूँ गूगल से, ताकि आप लोग उसको समझो। ये बस इसका लॉजिकल डायग्राम दिया हुआ है, और अगर आप इसी बोर्ड में देखोगे, मदर बोर्ड में, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मदर बोर्ड दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़, ये जो आपको दिख रही है ना लाइंस यहाँ पे, इसी को अपन बस बोलते हैं। समझ गए? यस सर। Depending on your application, you may have a very simple microprocessor or too much or a much faster, bigger, power hungry one. तो आपकी जिस प्रकार की एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है उसी हिसाब से आपको या तो सिंपल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जाहिर सी बात है सस्ता वाला, या फिर अगर आपको कुछ थोड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला, और बहुत बड़ा बनाने वाला है तो एकदम, अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, मतलब मेरे को तो एकदम ऐसा बनाना है कि मतलब प्लेन उड़ा दूंगा मैं, इस तरीके का अगर आपके दिमाग में है तो यू हैव टू बाई अ गुड वन माइक्रो कंट्रोलर। वाइल यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। हाँ, आपको माइक्रो प्रोसेसर में कोई एकदम PhD करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट इट टू बी एबल टू डू, मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई मेरा काम हो जाएगा ना इसमें, बस बात ख़त्म। जैसे कि आप एक सिंपल सी बात करते हैं, जैसे आप एक कैलकुलेटर लेने जाते हो तो आप सामने वाले से बोलोगे अकाउंटिंग वाला चाहिए या फिर मैथमेटिक्स वाला चाहिए, तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक आप लेके आओगे तभी लेके आओगे जब आपको अकाउंटिंग नहीं करनी होगी। अदरवाइज़ किसी CA के पास में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा। तो दोनों में अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर लगे होंगे, एक कैलकुलेटर में भी और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी। आई बात समझ में? इवन एक छोटा सा बच्चे लोग की खिलौने वाली घड़ी आती है जिसमें कैलकुलेटर दिए रहता है, उसका भी माइक्रो कंट्रोलर अलग होगा। और जो हम लोग खुद घड़ी पहनते हैं जिसमें कैलकुलेटर भी होता है और बहुत कुछ होता है,
या आप जो आज पहन रहे हो जिसमें रोम है उसका भी माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर युक्त होता है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ये पहले वाले से अलग होता है। दूसरी चीज़ आती है, हम पढ़ क्या रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़े कि कुछ चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है, तो हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा। फिर अब हम पढ़ रहे हैं अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो आप मेमोरी के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। तो यहाँ पे वही रैम और रोम के बारे में दिया है कि ये वोलेटाइल होता है कि नहीं होता है, ये वही चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट, ये मैं बताऊँगा आपको। द डिवाइस नीड्स एडिक्वेट वोल्टेज, एडिक्वेट मतलब एकदम सही वाला, एडिक्वेट वोल्टेज टू सपोर्ट इट्स सेंसर्स एंड पावर रिसोर्सेज, मतलब कितने प्रकार के सेंसर्स लगे हैं और कितने प्रकार के आपके पावर सोर्सेस हैं, उसके हिसाब से आपको डिवाइस को एक बिल्कुल सटीक वाला वोल्टेज देना पड़ता है। इफ़ अ डिवाइस इज़ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, अगर ये बड़े किसी डिवाइस का बड़े किसी सिस्टम का पार्ट है, इट मे यूज़ अ लोकल आउटपुट वोल्टेज, इसके लिए आपको अलग से लोकल आउटपुट वोल्टेज देना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ, मेरे पास में घर में क्या है मेरे पास घर में, हाँ मेरे पास घर में एक सिलाई मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वाली, जिसको मैं कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर एक बड़ा सा प्रिंटर है जिसको मैं फ़ोटोकॉपी मशीन है जिसको मैं अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आप एक बात बताइए, अगर बड़ा वाला जो प्रिंटर है उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बड़ा वाला पावर प्लग चाहिए, तो उसके लिए मेरे को अलग से बोर्ड बनाना पड़ेगा, करेक्ट? इतना तो आप जानते ही होंगे, है ना? यस। और अगर कंप्यूटर को चलाना है तो उसके लिए नॉर्मल प्लग काम आ जाता है, तो मैं उसको नॉर्मल प्लग में लगाऊंगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ अ डिवाइस इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, अगर आपने जो डिवाइस बनाई है वो किसी बड़े सिस्टम का है तो इट मे यूज़ अ लोकल आउटपुट वोल्टेज, इसके लिए आप लोकल आउटपुट वोल्टेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली सेंसर एंड बैटरी टेक्नोलॉजीज ऑपरेट विद इन अ कॉम्पेटिबल वोल्टेज रेंज, मतलब ये जो सर्किट वगैरह आती है ना, ये नॉर्मली हमारे लोकल आउटपुट रेंज में, या इसको बोलते हैं कॉम्पेटिबल वोल्टेज रेंज में काम कर लेती है, मतलब आप इसको कहीं पे भी लगाओगे चल जाएगा। यू नीड हायर आउटपुट करंट्स इफ नीड कंट्रोल और एक्टिवेशन। आप अगर सीमेंट फैक्ट्री के लिए कुछ बना रहे हो, ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहे हो, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको बड़े चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल नीड हायर आउटपुट करंट्स इफ़ यू नीड कंट्रोल और एक्टिवेशन। अगर कुछ बड़ा ही टाइप की आपको चीज़ बनानी है, जैसे मोटर को ऑपरेट करना है, बड़े बड़े 3 HP 4 HP का मोटर ऑपरेट करना है, पल्वराइज़र, आटा चक्की वगैरह अगर आपको ऑपरेट करवाना है तो आपको उसके लिए बड़ा चाहिए रहेगा। क्या ये था बात किस बारे में? ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट के बारे में। अगला टॉपिक है आपका नंबर एंड टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आपके और कितने प्रकार के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आपके एक माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, अगेन आपकी ज़रूरत पे। यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेगी कि इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है। हो सकता है किसी में एनालॉग ना मिले, हो सकता है किसी में एनालॉग भी मिले, हो सकता है किसी में सिर्फ डिजिटल टू डिजिटल मिले। ठीक है, समझ रहे बात को? पढ़ लेना है, इसको समझ में आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लेक्चर मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप। फिर आता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल इंटरफेस। कंट्रोल इंटरफेस मतलब जहाँ से कंट्रोलिंग होगी। अ कंट्रोल इंटरफेस इज़ अ प्रोटोकॉल अलाउइंग पेरिफेरल डिवाइसेस एंड अ माइक्रो कंट्रोलर टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। कंट्रोल डिवाइस वो चीज़, ये कंट्रोल इंटरफेस वो जगह है जहाँ से आपका माइक्रो कंट्रोलर, आप जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस, देखो यहाँ पे ये डिवाइस का नाम आया पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस डिवाइस को आप माइक्रो कंट्रोलर पे या कंप्यूटर पे बाहर से अटैच करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस भी हो सकती है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका काम होता है पेरिफेरल डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना, किसके साथ? माइक्रो कंट्रोलर के साथ। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन यू मे नीड अ स्पेसिफिक कंट्रोल इंटरफेस। तो आपके अगेन आपके एप्लीकेशन के आधार पे आपको एक स्पेसिफिक कंट्रोल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर डिफरेंट वेज द इंटरफेस में फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। इट मे यूज़ अ इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसमें IC लगी होगी, या तो फिर इसमें SPI मतलब इसको सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस बोलते हैं, या फिर आप इसमें CAN मतलब कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इस तरीके के प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करते हो। वाइल यू डू नॉट नीड टू नो टेक्निकल डिटेल्स अबाउट दिस, जैसे कि आपके कंप्यूटर पे अगर आपको ग्राफिक कार्ड डालना है तो आप उसको कहाँ लगाते हो? उसके लिए एक अपने पास में पोर्ट दिया रहता है जिसको अपन PCI स्लॉट बोलते हैं। सुने होगे ना आप लोग PCI स्लॉट?
यस सर। और वैसे ही अगर आपका मान लीजिए कोई डिस्प्ले, मदरबोर्ड का डिस्प्ले उड़ गया, अगर आपको कोई VGA लगाना है तो उसके लिए भी एक तो अलग से PCI स्लॉट एक्स्ट्रा दिया रहता है, जहाँ पे आप नेटवर्क कार्ड, नेटवर्किंग अगर आपका उड़ गया तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लगा सकते हो। तो ना कि सिर्फ ग्राफिक कार्ड, आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। वैसे आजकल USB पोर्ट से ही अपने बहुत सारे काम हो जाते हैं, USB to LAN आ जाता है, USB में ही आप अपना मोबाइल लगा लेते हो वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार इस बोर्ड में, मतलब कंट्रोल इंटरफेस में, आपको IC लाने का मौका मिलता है, या फिर आप SPI मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस और भी पेरिफेरल लगा सकते हो, या फिर आप नया नया नेटवर्क भी जोड़ सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से अपन कंट्रोल इंटरफेस को समझते हैं। अब ये जो है एनाटॉमी ऑफ अ थिंग, मतलब थिंग यहाँ पे किसको बोल रहा है, उसी कंट्रोल को बोल रहा है कि किस तरीके से आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जैसे लाइट देख रहे हो, ये क्या है आपका, एक लाइट का डायग्राम को ना फैला दिया है। तो इसको अपन बोलते हैं हाउसिंग, मतलब जिस जगह पे आपका काम हो रहा है। ये आपके एक्चुएटर्स हैं जिसको अपन LEDs के नाम से जाना है। ये सेंसर है, तो अगर सेंसर काम कर रहा है तो आपकी LED जल जाएगी। ये माइक्रो कंट्रोलर चिप के द्वारा पूरा प्रोग्राम रहेगा। और ये आपकी हाउसिंग मतलब पैकिंग जिसको बोलते हैं ना अपन, उसी को, या कवर जिसको अपन बोल देते हैं, इट इज़ नोन एज ऑल्सो हाउसिंग। तो एक चीज़ को समझाने के लिए इसने बल्ब का डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर में क्या क्या लगा हुआ है, 3 चीज़। एक तो माइक्रो कंट्रोलर जो आप अभी समझे, दूसरा सेंसर जो सेंस करेगा, और एक्चुएटर आप पहली बार देख रहे हैं एग्जाम्पल। एक्चुएटर मतलब क्या होता है, जो एक्शन लेते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्चुएटर्स। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से आज का लेक्चर? यस सर। मेरी तरफ से ये लेक्चर बहुत अच्छा था। अब आप लोग बताओगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। किसी को अगर कुछ समझना ना आया हो तो बताइए। टुमेन बढ़िया था सब? यस सर। रिधिमा, मौन व्रत तोड़ा क्या आपने? नहीं तोड़ेगी, आज कसम खा के रखिए। ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट से पावर सप्लाई है ना उससे। ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वही है, पावर सप्लाई से ही आएगा। ख़त्म हो गया वाला टॉपिक। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल सिस्टम, या फिर अथवा इसी को क्या बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ एन IoT डिवाइस। या फिर इसी टॉपिक को आपके सिलेबस में क्या लिख के रखा है, वर्किंग ऑफ कंट्रोल्ड सिस्टम्स। आगे बढ़ते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स विथ फीडबैक लूप। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो सबसे पहले आपने सवाल पहले ही कर लिया है कि फीडबैक लूप होता क्या है। पढ़ने से पहले आप लोग को जवाब दे देता हूँ फीडबैक लूप का। आप मान के चलो सर। हाँ बताइए, ITI वाली है, बता सर देगी। उसका लिंक भेजने बोल रही। लिंक भेजूँ? भेज देते हैं। यस। अच्छा, फीडबैक लूप बताने वाली लगा मेरे को। नहीं सर। ओके, भेजा आगे। फीडबैक लूप एक्चुअली में आप लोग लूप जानते हो ना सभी के सभी, क्या होता है? लूप का मतलब होता है जब एक साइकिल का निर्माण होता है, किसी कार्य के साइकिल का चक्र का निर्माण होता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। फीडबैक किसको बोलते हैं? जब कोई हमको बताए कि हाँ भाई लेक्चर सुन के अच्छा लगा, ये क्या है, फीडबैक है। ठीक है, अब इसी चीज़ का अगर मैं लूप लगा दूं आप लोगों को ना, लेक्चर के शुरुआत में अगर बोल दूं कि किसी को अगर समझ में ना आए तो बीच में बता देना, बोलता हूँ ना मैं हमेशा ऐसा, कि नहीं बोलता हूँ? यस सर बोलते हैं। हाँ, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, फीडबैक का लूप। अब जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में बताते रहता है, किसको, कंप्रेसर को नहीं बताते रहता, वो किसको बताते रहता है, उसमें एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जो अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा नीचे जाए तो कंप्रेसर को बंद कर देता है, तो आपके फ्रिज से आवाज़ आना बंद हो जाता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर इससे हाई होता है तो वो क्या करता है, कंप्रेसर को फिर चालू कर देता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फीडबैक लूप। कति का आसान रही हिस बताओ मोला। So well, I should not say or speak Chhattisgarhia because so many people will listen to this lecture. So I'm just skipping this session and I'm typing here real-time systems with feedback loop. The feedback structure of real-time system includes various hardware and software devices embedded in such a way that the specific task can be performed in time constants allowed.
एक मतलब ये हुई कि फीडबैक स्ट्रक्चर ऑफ अ रियल टाइम सिस्टम उसको बोलते हैं जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़कर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करें, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको अपन क्या बोलेंगे, फीडबैक स्ट्रक्चर। आया समझ में? भग गए क्या रे सब? कि फीडबैक सिस्टम को आप एक बार घर पे स्वयं पढ़िए, समझ में ना आने पर सवाल करिए। फीडबैक सिस्टम क्या है, ये फीडबैक लूप क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, बट एक एग्जांपल आप सब के सब अपने हिसाब से देखना, कोई एक दूसरे का कॉपी नहीं करेगा। चाहे रेफ्रिजरेटर का देखो या आप वाटर टैंक का देखो, या आपके दिमाग में जो आपको मिल जाए, ठीक है। तो फीडबैक लूप इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन विच सम पोर्शन और ऑल द सिस्टम्स आउटपुट इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। सेम टू सेम वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि इसमें जितना भी आउटपुट आपके पास में आ रहा है, आप उसको इसलिए रखते हो ताकि उसी के हिसाब से हम भविष्य में इनपुट ले सकें। ईच फीडबैक लूप हैज़ अ मिनिमम ऑफ 4 स्टेजेस। प्रत्येक फीडबैक लूप के 4 स्टेजेस होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज इनपुट इज क्रिएटेड। सबसे पहली बार आपकी टंकी का अगर आप एग्जांपल ले लो पानी की टंकी का, तो इसमें पानी भरना जैसे चालू हो गया तो इनपुट जो है क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। दूसरे स्टेज में क्या होगा, इनपुट इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड। इसके बाद में फिर वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि हाँ भाई पानी भरना चालू हो गया, ऐसे ऐसे पानी भरता है, तो पानी भरा रहा है। तो ये दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा, ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज इनपुट इज एनालाइज्ड एंड ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज, मतलब अब क्या करेगा, थर्ड स्टेज में इनपुट को एनालाइज किया जाता रहेगा, तब तक किया जाता रहेगा जब तक फोर्थ स्टेज में ना पहुंच जाए। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, द इनसाइट गेन्ड फॉर एनालिसिस इज यूज्ड टू मेक डिसीजन। अब जैसे ही अपन फोर्थ स्टेज में पहुंचेंगे तो अब अपने को डिसीजन लेना है कि अब हम क्या करें, इसको बंद कर दें क्या। तो बंद हम कब करेंगे, जब जैसी टंकी भरेगी तो उसको बंद कर देंगे। तो दैट्स इट। ये फीडबैक लूप का क्या है, अलग अलग 4 पोर्शन है। अच्छे से दिया है जो भी है। लौरा क्या नाम है इसका, फिट्जगिबन्स, ओके, फिट्जगिबन्स व्हाटएवर। सो फीडबैक लूप्स कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। लूप्स जो हैं वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपके दिमाग में जैसे भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। मतलब नेगेटिव का मतलब होगा कि पानी ख़त्म हो रहा है तब बंद करना है, और दूसरा क्या होगा, पानी चढ़ रहा है तब बंद होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है भाई अपने को चालू करना है तो जब पानी की टंकी ख़त्म हो जाए तब चालू करना है, और पानी की टंकी जब भर जाए तब भी तो उसको बंद करना ही पड़ेगा ना। तो दोनों ही कंडीशन में उसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं। सो दैट्स क्या है, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ योर व्हाट, फीडबैक लूप। इसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। अच्छी कहानी लिखी, पढ़ लेना। हिंदी में पढ़ने के लिए ट्रांसलेट टू हिंदी करें। फीडबैक लूप या तो नकारात्मक है तो सकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक प्रतिक्रिया लूप स्वविनिमय, मज़ा आ गया। इतना काफ़ी था मेरे लिए आज, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हिंदी। एनी क्वेश्चन प्लीज़? खुशबू सवाल? नहीं। अच्छे से नहीं पढ़ाया क्या? अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है रियल टाइम। रियल टाइम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फीडबैक वाला लूप अपने को रियल टाइम सिस्टम में ही काम आएगा। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन कौन सा आपको देखना है, जैसे कि थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट का फीडबैक लूप आप देख लेना। कैसे देखोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप टाइप करोगे थर्मोस्टेट ऑफ रेफ्रिजरेटर और यहाँ टाइप कर देना फीडबैक लूप। तो आप उसके बाद इमेजेस में जाएंगे तो आपको बढ़िया सा इमेज मिलेगा, शानदार वाला। इस इमेज को आपको क्या कर लेना, बना लेना है, ठीक, कि आप कौन से पॉइंट पे चाहते हो। जैसे अपन एसी को सेट कर देते हैं भाई 20 पे, तो जो रेफ्रिजरेशन होना चालू होगा, जैसे ही एयर कंडीशनिंग काम करना चालू करेगा तो ये सेंसर जो है बताते रहेगा कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर है, इसे ठंडा करना शुरू हो जा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फीडबैक लूप के एग्जाम्पल्स देख लेना, सभी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बायोलॉजी वाला देखना, किसका देखना, IoT से रिलेटेड आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिलेंगे इंटरनेट पे। आज की क्लास में केवल